जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं बात करने वाला हूँ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है। तीन हाइपोथेसिस पेश किए गए थे। एक कंजर्वेटिव था, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव था और तीसरा जो था डिस्पर्सिव था। लेकिन हमेशा डीएनए जब भी रेप्लिकेट होता है तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में होता क्या है। देखिए एक डीएनए का ये मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। जब रेप्लिकेट करेगा तो फिर ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एक दूसरे से देखें अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अनजिप हो जाएंगे और फिर इस अलग हो जाने वाले पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा और इसके साथ भी एक न्यू डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अब डीएनए के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब हर डीएनए के मॉलिक्यूल में एक पेरेंटल होगा और एक जो है वो डॉटर होगा, न्यू वाला होगा। इसी तरह ये पेरेंटल होगा और ये वाला डॉटर होगा। तो ऐसी रेप्लिकेशन को हम नाम देते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़रूरत क्या पड़ी है कि ये रेप्लिकेशन हो। अब देखें अमूमन जब सेल डिवाइड होते हैं माइटोसिस से, फ़र्ज़ करें कि उनके अंदर ये एक क्रोमोसोम है। अब आगे जब डिवाइड होना होता है सेल ने तो आप देखते हैं कि वही एक क्रोमोसोम मौजूद होता है एक सेल में, एक डॉटर सेल में, और दूसरे में भी वही क्रोमोसोम मौजूद रहता है। यानी इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जब फ़र्ज़ करें कि एक क्रोमोसोम है, जैसे हम बैक्टीरियम की बात कर रहे हैं, तो जब एक बैक्टीरियम से दो बैक्टीरियम बनेंगे, जब एक बैक्टीरियम से दो बैक्टीरिया, दो डॉटर सेल बनेंगे, तो उन डॉटर सेल में भी वही एक एक क्रोमोसोम मौजूद रहता है। तो ये कैसे आता है। अब देखें, अब ये एक डीएनए का यहाँ मॉलिक्यूल है, यानी डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ भी एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ भी एक ही मॉलिक्यूल है। ये कैसे को मॉलिक्यूल दरमियान से आधा हो गया, क्या जीन हाफ हो गए? ऐसा भी नहीं होता। जितने जीन यहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे यहाँ मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ मौजूद होते हैं। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि इस डीएनए के एक मॉलिक्यूल की पहले सेल डिवाइड होने से पहले रेप्लिकेशन होगी। ये देखें, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ये इसी तरह दूसरा साथ डीएनए का मॉलिक्यूल बनाएगा और जब दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल बना लेता है तो इस तरीके से अब एक मॉलिक्यूल एक सेल में चला जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे सेल में। अगर देखें ये यूकैरियोटिक सेल है, फ़र्ज़ करें उसके अंदर ये दो क्रोमोसोम्स हैं जी, एक ये क्रोमोसोम है और दूसरा ये है, कि जब ये सेल डिवाइड होगा तो अब इसमें भी माइटोसिस से जी एक क्रोमोसोम ने होना है, दूसरे ने भी होना है, और दूसरे डॉटर सेल में भी इसी तरह दोनों क्रोमोसोम ने होना है। तो ये ऐसे कैसे हो गया? वो यही था कि सेल डिवाइड होने से पहले डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, यानी एक मॉलिक्यूल के साथ आप देख सकते हैं ये दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। तो इसी तरह ये जो क्रोमोसोम थे पहले नॉन रेप्लिकेटेड थे, नॉन डुप्लीकेटेड थे, अब ये रेप्लिकेशन के रिजल्ट में डुप्लीकेटेड हो गए हैं, यानी एक क्रोमेटिड से अब दो क्रोमेटिड बन चुके हैं और उन दोनों क्रोमेटिड में डीएनए के दो मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो दूसरा क्रोमेटिड बना है ये रेप्लिकेशन के, डीएनए की रेप्लिकेशन की वजह से बना है। इसी वजह से फिर इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड एक तरफ आ जाएगा, इसका भी एक तरफ इससे भी अलग होकर एक यहाँ आ जाएगा, और इनमें से एक तो इस सेल में गया और दूसरे वाला इस सेल में आ जाएगा। इसका भी यही होगा कि एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रोमोसोम के नंबर जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये रिजल्ट है डीएनए रेप्लिकेशन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ होती है। जहाँ डीएनए की रेप्लिकेशन होगी उस जगह को ऑरिजिन कहते हैं, उन पॉइंट्स को हम ऑरिजिन्स कहते हैं। और ये ऑरिजिन पॉइंट जो है वो बैक्टीरियम के अंदर सिंगल ऑरिजिन पॉइंट होता है, और जो यूकैरियोटिक डीएनए है देखें, जो यूकैरियोटिक डीएनए है वहां पे मल्टीपल ऑरिजिन पॉइंट है। तो ये देखें ऑरिजिन पॉइंट है जहां पे
रेप्लिकेशन हो सकती है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो मल्टीपल ओरिजिन पॉइंट होते हैं इन यूकैरियोटिक डीएनए। अब ये जहां पे रेप्लिकेशन देखें होगी तो ये एक बबल सा बन गया, इसे रेप्लिकेशन बबल भी नाम देते हैं। और ये बबल वहाँ बनता है जहाँ ख़ास किस्म के डीएनए के बेसेस की अरेंजमेंट होती है, क्योंकि ख़ास एंजाइम हैं जो उन बेसेस की अरेंजमेंट को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। और जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जब ये दोनों देखें अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, तो तब रेप्लिकेशन नहीं होती। अब वो एंजाइम जो ओरिजिन पॉइंट बनाते हैं वो ख़ास सीक्वेंस से इन बेसेस को अलग करते हैं, और वो बेसेस अमूमन जो है डबल बॉन्ड वाली होती हैं। और यानी अगर इधर ऊपर जी है तो जी, अगर फ़र्ज़ करें ये ए है तो इधर टी होगा, और इधर टी है तो यहाँ ए होगा। वजह के ए और टी के दरमियान जो है डबल बॉन्डिंग होती है, जबकि यहाँ जी और सी वाली बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होती है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट। अब जहाँ ये ओरिजिन पॉइंट मिलेंगे, बनेंगे, वहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। आगे जो है हम ये ओरिजिन पॉइंट, जिनको हम रेप्लिकेशन फोर्क भी नाम देते हैं, ये हाफ बनाएंगे। ये देखें, सारा नहीं बनाएंगे, हमारा इस तरह होगा। ये देखें, इस तरह हमारे पास ये रेप्लिकेशन फोर्क होगा, ये रेप्लिकेशन फोर्क होगा, और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस रेप्लिकेशन में जो एंजाइम हिस्सा लेते हैं उनमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है जी। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। जो फर्स्ट है इसका सपोर्टिंग रोल है, ये सपोर्ट करता है। और ये किस तरह सपोर्ट करता है हम आगे बात करेंगे कि जो प्राइमर बने होते हैं उनके अंदर जो आरएनए वाली बेसेस होती हैं उनको रिप्लेस करता है डीएनए वाले बेसेस में। यानी ये प्राइमर के अंदर जो आरएनए वाली बेसेस होंगी उन्हें रिप्लेस करेगा डीएनए वाली बेसेस में। तो ये काम है जनाब सपोर्टिंग का, किसका? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। जो सेकंड है ये अमूमन डीएनए की रिपेयर करता है। अगर खुदा न खास्ता डीएनए कहीं से इसकी बेसिस ख़त्म हो जाए तो डीएनए की रिपेयर का काम होता है सेकंड का। जो थर्ड है ये मेजर एंजाइम है जो रेप्लिकेशन को कैटालाइज करता है, जो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को उठाता है, और ये आमतौर पे 10 टाइम लार्जर है, 10 गुना बड़ा है किससे? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से 10 टाइम लार्जर है, और ये डाइमर है, यानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये देखिए इसमें कई सब यूनिट होते हैं, मैनी सब यूनिट हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज है, आप देख सकते हैं। और इस डीएनए पॉलीमरेज में कई सब यूनिट हैं, अल्फा हैं, बीटा हैं, सिग्मा हैं। तो अब देख सकते हैं ये डाइमर है, यानी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसके अंदर 2 यूनिट हैं, ये डाइमर्स है। अच्छा, इसके अलावा ये रेप्लिकेशन को जब कैटालाइज करता है तो कितनी स्पीड से करता है? 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है इन पर सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड को ये ऐड करता है। और जब डीएनए को अपने ऊपर से गुजारता जाता है तो 1000 न्यूक्लियोटाइड जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं उनको ऐड करता जाता है इन 1 सेकेंड। लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है, ये अब कहाँ पाया जाता है? अमूमन ये डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है ये देखें यूकैरियोटिक सेल में भी है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी है।
लेकिन प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस देखा गया ई कोलाई के अंदर। जी, किस बैक्टीरियम के अंदर देखा गया? ई कोलाई के अंदर। और वहाँ भी ई कोलाई के अंदर यही देखा गया कि ये मेजर जो रेप्लिकेशन को कैटालाइज करता है एंजाइम वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डीएनए जो पॉलीमरेज 3 है ये किस तरह न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये बड़ा नखरे वाला एंजाइम है कि ये कहता है कि मैं तब रेप्लिकेशन करूँगा जब मेरी शराइत पूरी की जाएंगी। अब ज़रा गौर करना कि ये अहम यानी पॉइंट्स हैं कि इस डीएनए पॉलीमरेज 3 के क्या शराइत हैं, क्या नुकात हैं। पहली ये है कि ये कहता है कि मैं तब रेप्लिकेशन करूँगा जब डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्ज करें डीएनए का मॉलिक्यूल है, अब ये देखें ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है, तो ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा तो तब ये रेप्लिकेशन करेगा। ठीक है, अब ये डीएनए आपके सामने ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है, अनजिप हो चुका है, तो ठीक है ये अब यहाँ रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है भाई, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। और क्या शर्त है भाई इसकी? और ये शर्त करता है कि मैं रेप्लिकेशन तब करूँगा जब मुझे 3 एंड अवेलेबल होगा। तो ये रेप्लिकेशन जी 3 एंड से करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 एंड से ऐड करता है, जी ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड। जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स होंगी उनको हमेशा 3 एंड से ऐड करेगा। मैं अगर ये बात करूं 3 एंड से कैसे, अगर ये फर्ज करें ये 5 प्राइम था, 5 to 3 था और ये 3 to 5 है, तो ये कहता है कि मैंने न्यूक्लियोटाइड 3 एंड से अटैच करनी है। यानी फर्ज करें कि यहाँ अगर कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच हैं तो ये वाला एंड इसका जी, ये वाला एंड अगर जी 5 है और ये वाला एंड अगर जी ये वाला एंड अगर 3 है और ये वाला एंड 5 है, तो ये देखें ये जो बनेगा ये 5 एंड है और इधर इसका 3 एंड होगा। तो जो स्टैंड बन रहा होगा, अब ये तो है टेम्पलेट। टेम्पलेट सांचे को कहते हैं जिसको देखकर न्यूक्लियोटाइड ऐड होती हैं। तो ये टेम्पलेट के साथ जो न्यू स्टैंड बनेगा उस न्यू स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड किस एंड से अटैच करेगा? 3 एंड से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें 3 एंड से ऐसे न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा, 5 एंड से नहीं कर सकता। ठीक है, 3 एंड से न्यूक्लियोटाइड अटैच करता है। हमने पूछा भी और कोई आपकी शर्त है? इसने कहा मेरी और शर्त भी है। और शर्त ये है कि मैं हमेशा रेप्लिकेशन करूंगा 5 एंड टू 3 एंड, यानी 5 प्राइम से 3 की तरफ करूंगा। ये देखें अगर ये वाला स्टैंड है तो इसकी रेप्लिकेशन उसने कहा है मैंने करनी है 5 to 3, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फोर्क है। तो ऐसा स्टैंड जिसकी रेप्लिकेशन देखें टुवर्ड फोर्क हो रही है, ये हो गया लीडिंग स्टैंड। तो लीडिंग स्टैंड है। लीडिंग स्टैंड में देख लें आप रेप्लिकेशन उसने कहां करनी है, किस टाइम? 5 to 3 करनी है, यानी ये देखें टुवर्ड फोर्क होनी है। तो ऐसा स्टैंड जिसकी रेप्लिकेशन टुवर्ड फोर्क हो रही हो वो लीडिंग है, वो रहनुमाई कर रहा होता है, ये लीडिंग स्टैंड है। और दूसरी और इसकी आखिरी जो शर्त है वो ये है कि मैं न्यूक्लियोटाइड तब ऐड करूंगा जब टेम्पलेट के साथ डीएनए के स्टैंड के साथ न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी पेयर्ड हो। ये देखें इसने यहां खाली जगह से स्टार्ट नहीं करना, यानी अगर उस टेम्पलेट के साथ कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच पहले होंगी, ये देखें इसके साथ पहले अगर न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगी तो तब ये स्टार्ट करेगा, वरना ये नए सिरे से स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं आसान लफ्जों में कहूं कि ये रेप्लिकेशन को कैटालाइज करता है, ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करता, ये रेप्लिकेशन को शुरू नहीं करता, बल्कि जो आमतौर पे शुरू हो चुकी होती है उसको कैटालाइज करता है। क्यों? कि ये न्यूक्लियोटाइड तब ऐड करता है जब टेम्पलेट के साथ
न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी पेयर्ड हो। अब ये एंड 5 होगा, ये वाला एंड 3 होगा, तो ये 3 एंड से न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जाएगा। ये पहले बात हो चुकी है। इसका मतलब ये होगा कि ये न्यूक्लियोटाइड तब अटैच करेगा जहां ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड जी अटैच हो, तब ये न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा, नए सिरे से न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं करता, यानी ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं करता। तो ये मैंने शराइत बताई हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। अब देखना ये है कि ये रेप्लिकेशन किस तरह स्टार्ट होगी। देखें, पहले डीएनए जो है वो जी अनकॉइल होगा जी, ऑरिजिन वाली जगह पे अनकॉइल होना है, उसके बल खुलने हैं। जी, ये मैंने एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाया है। अब ये वाला एंड जी 3 प्राइम है या 3 एंड है, और ये वाला 5 एंड है। ये आप पहले जानते हैं कि 3 एंड क्या होता है, 5 एंड क्या होता है। कि डीएनए के एक एंड पे OH फ्री रहता है पेंटोज शुगर की 3 पोजीशन पे, तो इसे 3 एंड कह देते हैं। और इसी तरह इसका दूसरा एंड जो है ये जी, ये वाला जो होगा ये 5 एंड होगा, और 3 इधर होगा, क्योंकि ये डीएनए के जो मॉलिक्यूल के दोनों स्टैंड है ये एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। अच्छा, अब ये जो डीएनए कॉइल्ड था, बल खाया हुआ था, अब इस डीएनए के मॉलिक्यूल की कॉइलिंग खोलने वाला जो एंजाइम है वो देखें यहां आके अटैच हुआ था। इस एंजाइम को नाम देंगे हीलिकेज। अब देखें हीलिकेज ने किया क्या कि डीएनए के मॉलिक्यूल को, डीएनए के दोनों स्टैंड को अनकॉइल कर दिया। उसने जनाब इनको अलग कर दिया, ये अनकॉइल्ड हो गए, अलग हो गए। तो हीलिकेज एंजाइम ने दोनों स्टैंड अलग कर दिए। अब लाज़मी बात है कि ये स्टैंड जो है इनके दरमियान हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग थी वो भी टूट गई और दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अब ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के साथ दोबारा ना बाइंड हों, दोबारा ना अटैच हों, तो इस मकसद के लिए इन स्टैंड के साथ अटैच हो जाती हैं ख़ास किस्म की प्रोटीन, और उन प्रोटीन को नाम देते हैं SSB, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, ये देखें इधर भी अटैच हो गई, ये इधर भी अटैच हो जाएंगी, ताकि ये अब सिंगल स्टैंड दोबारा डबल स्टैंड ना बना लें, ये दोबारा एक दूसरे के साथ अटैच ना हो। ठीक है, ऐसा हो गया, यानी अब डीएनए का मॉलिक्यूल अनकॉइल हो गया है, अब दोनों स्टैंड अलग हो चुके हैं। अब एक स्टैंड ये देख लें आप, ये वाला एंड 3 है और ये वाला उनका 5 है। तो अब जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने वाला एंजाइम है उसका नाम है प्राइमेज। जी, जो प्राइमेज है ये रेप्लिकेशन को आके इनिशिएट करता है, शुरू करता है, क्योंकि पहले बात हो चुकी है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है रेप्लिकेशन को कैटालाइज करता है, इनिशिएट नहीं करता। क्यों? उसे ऑलरेडी पेयर्ड बेसेस चाहिए होते हैं ताकि वो 3 एंड से न्यूक्लियोटाइड को अटैच करे, लेकिन रेप्लिकेशन हमेशा होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये पॉइंट आपके पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो प्राइमेज है इसने आके 10 आरएनए वाली न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देनी है। ये देखें यहां पे अगर फर्ज करें कि यहां G था तो यहां C ऐड हो जाएगा, और यहां अगर C था तो यहां G, अगर A होगा तो यहां U। तो इससे जाहिर हो रहा है ये आरएनए वाली बेसेस नहीं है, डीएनए वाली बेसेस नहीं है, ये आरएनए वाली बेसेस ऐड की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये आरएनए वाली बेसेस यहां ऐड हो गई जी। अब ये आरएनए वाली जो 10 बेसेस यहां ऐड हो गई, अब इस 10 बेसेस वाले पीस को, टुकड़े को हम नाम देंगे प्राइमर। ये है प्राइमर। तो प्राइमेज ने जो प्राइमर बनाया इसे हम आरएनए प्राइमर भी कहते हैं। वजह कि इनके अंदर डीएनए वाली बेसेस नहीं होती, बल्कि जो 10 बेसेस हैं
वो आरएनए वाली हैं, इसलिए ये आरएनए प्राइमर है। तो आरएनए प्राइमर इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्राइमेज। ठीक है, प्राइमेज ने जनाब ये 10 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया। अब देखें इन न्यूक्लियोटाइड का ये वाला एंड 5 होगा और ये वाला एंड जो है 3 होगा। अब देखें जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, अब इसने साइटोप्लाज्म के अंदर से न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियस में जो अब पहुंच चुकी हैं, अब उन न्यूक्लियोटाइड को इस्तेमाल करना है और हर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाना है। ये देखें अगर यहाँ ए होगा तो फिर यहाँ टी और यहाँ सी होगा तो यहाँ जी, सेम इसी तरीके से एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाना है। लेकिन मैंने कहा था इसकी स्पीड जो है वो जो एवरेज है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड है पर सेकेंड। अब इसने देखें न्यूक्लियोटाइड किस एंड से अटैच किए, 3 एंड से। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हमेशा 3 एंड से न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं रेप्लिकेशन हो रही है 5 to 3 हो रही है। तो ये रेप्लिकेशन 5 to 3 यहां तक कंप्लीट हो गई। ये देखें यहां पर न्यूक्लियोटाइड यहां तक ऐड हो गए। तो ऐसा स्टैंड जिसकी रेप्लिकेशन टुवर्ड फोर्क हो रही है, ये फोर्क है, उस स्टैंड को हमने नाम देना है ये लीडिंग स्टैंड है, ये रहनुमाई करने वाला स्टैंड है। तो ये लीडिंग स्टैंड है। अब जरा देखें, चलते हैं दूसरे स्टैंड की तरफ। अब रेप्लिकेशन हमेशा होनी है 5 प्राइम to 3 प्राइम, लाजिम बात है। अब इसका जो स्टैंड है जो नया बनेगा उसका 5 एंड इधर से होना है, तो इसकी रेप्लिकेशन देखें जरा अवे फॉर्क जाएगी। अब ऐसा स्टैंड जिसकी रेप्लिकेशन अवे फॉर्क जाती है उसे कहते हैं लैगिंग स्टैंड। ये पैरवी करने वाला स्टैंड है, ये लीडिंग है, रहनुमाई करने वाला है। अब यहां उसी तरह प्राइमेज आएगा और 10 न्यूक्लियोटाइड का जो पीस डालेगा उसे हम नाम देंगे आरएनए प्राइमर। अब ये वाला एंड 5 होगा और ये वाला एंड 3 होगा। अब जब ये 10 न्यूक्लियोटाइड का पीस ऐड हो गया है तो अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को 3 एंड अवेलेबल हो गया है न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए। अब क्या करेगा कि अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, न्यूक्लियोटाइड एक एक करके इनके साथ अटैच करता जाएगा। वो देखें यहां तक ये न्यूक्लियोटाइड इसकी अटैच हो गई। तो रेप्लिकेशन आप देख सकते हैं 5 प्राइम to 3 हो रही है। यानी चाहे वो लीडिंग स्टैंड था चाहे वो लैगिंग था, रेप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों स्टैंड थे हाँ एंटी पैरेलल, इसलिए रेप्लिकेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन की डायरेक्शन एक है 5 to 3, इसलिए इसकी 5 to 3 इस डायरेक्शन में बनेगी टुवर्ड फोर्क, और इस जो पेरेंट स्टैंड है इसकी जो रेप्लिकेशन है वो बननी है 5 to 3 अपोजिट फोर्क में। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रेप्लिकेशन 5 to 3 हो रही है, लेकिन जिस स्टैंड की हाँ टुवर्ड फोर्क हो रही है वो लीडिंग है, जिसमें अवे फोर्क हो रही है वो लैगिंग है। अब देखें इसकी टुवर्ड फोर्क क्यों हुई, इसकी अवे फोर्क क्यों हुई। देखें जरा, ये लीडिंग स्टैंड ये है कि इसका 5 to 3 रेप्लिकेशन होनी थी और 5 to 3 इस तरफ बनता है, टुवर्ड फोर्क बनता है। जो ये लैगिंग है देखें, अब रेप्लिकेशन उसी डायरेक्शन में होनी है 5 to 3, लेकिन इसकी 5 to 3 जो डायरेक्शन है वो बनती है अवे फॉर्क। तो इसी वजह से लीडिंग स्टैंड में टुवर्ड फोर्क बनी थी वो भी 5 to 3, लैगिंग स्टैंड में अवे फॉर्क बनी थी वो भी 5 to 3। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने 5 to 3 रेप्लिकेशन की, लेकिन न्यूक्लियोटाइड किस एंड से अटैच करता रहा, 3 एंड से, रेप्लिकेशन होती रही 5 to 3। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं किया, सिर्फ कैटालाइज किया है। इनिशिएट करने वाला जो एंजाइम है वो प्राइमेज है, और प्राइमेज ने 10 न्यूक्लियोटाइड का जो प्राइमर डाला था वो आरएनए प्राइमर था। अच्छा, अब यहां तक तो रेप्लिकेशन हो गई, इसके बाद ये वाला हिस्सा अनकाइल होगा। अब डायग्राम को मैं जरा
जी और आगे बढ़ा लेता हूं कि आप देखें ये वाला हिस्सा अभी कॉइल्ड है, अब ये वाला हिस्सा जो है ये अनकॉइल्ड हो चुका है। जी ये 3 एंड होगा, अब जो पहले हो चुकी है वो कॉइल होना शुरू हो गई है, ये 5 एंड होगा। तो देखें उसी तरह अब इंजाइम जो है ये यहां अटैच होगा, वो हेलिकेज। अच्छा ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है इसके मुख्तलिफ सब यूनिट होते हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है जो रेप्लिकेशन को कैटालाइज करते हैं, इसके मुख्तलिफ सब यूनिट होते हैं। कुछ सब यूनिट इनके ऐसे भी होते हैं जो अपनी रेप्लिकेशन में जो एरर होती हैं, कहीं खराबियां होती हैं कि कोई अगर बेसिस गलत ऐड हो जाती है तो उनको ये खुद इनके सब यूनिट ठीक करते रहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये रेप्लिकेशन अपनी प्रूफ रीडिंग का काम भी ये खुद करता है। अच्छा अब देखें यहां पे एंजाइम ये पहुंच गया है हेलिकेज। अब रेप्लिकेशन जो है ये स्टैंड है लीडिंग और ये स्टैंड है लैगिंग। जी लैगिंग स्टैंड है, ये लीडिंग स्टैंड है। अब आप देख सकते हैं कि अब लीडिंग स्टैंड में देखें 3 एंड अवेलेबल है, ये देखें 3 एंड अवेलेबल है, 3 प्राइम अवेलेबल है, किसके लिए? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को। तो इसलिए अब यहां बार बार प्राइमर की जरूरत नहीं रहेगी, प्राइमर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, प्राइमेज की जरूरत नहीं रहेगी। तो जब 3 एंड अवेलेबल है और वो भी न्यूक्लियोटाइड ने ऑलरेडी पेयर बनाया हुआ है, तो इसलिए अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डायरेक्ट आके यहां न्यूक्लियोटाइड अटैच करना शुरू कर देगा। तो देखें ये न्यूक्लियोटाइड अटैच करना उसने शुरू कर दी, ये न्यूक्लियोटाइड देखें अटैच हो रही हैं सारी, उनके दरमियान बॉन्डिंग बनती जा रही है। ये देखें अब लीडिंग स्टैंड में रेप्लिकेशन जो है ये कंटिन्यूअस होती जाती है, कहीं कोई गैप नहीं रहता, ये कंटिन्यूअस होती जा रही है। तो ये लीडिंग स्टैंड में आगे रेप्लिकेशन होगी कंटिन्यूअस। अब हम चलते हैं लैगिंग स्टैंड की तरफ। अब देखिए यहां 5 एंड अवेलेबल है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड 5 एंड से न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता, एस्टर लिंकेज नहीं बना सकता, तो वो अटैच करता है 3 एंड से। अब देखें इधर 3 एंड अवेलेबल नहीं है, तो फिर यहां प्राइमेज आएगा। देखें यहां प्राइमेज ने आके 10 न्यूक्लियोटाइड का पीस ऐड कर देना है। जी इसका मतलब है कि इस एंजाइम ने जी 10 न्यूक्लियोटाइड का जो पीस डालना है उसको हम नाम देंगे आरएनए प्राइमर। अब जब आरएनए प्राइमर बन जाएगा, ये 5 है और ये एंड जो अवेलेबल है 3 है। अब देखें 3 एंड अवेलेबल हो गया है, तो जब 3 एंड अवेलेबल हो गया अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा। और ये भी ध्यान में रखना कि एक डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मॉलिक्यूल एक स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन को कैटालाइज करता है, दूसरे स्ट्रैंड की दूसरा मॉलिक्यूल एंजाइम का कैटालाइज करेगा। अब यहां 3 एंड जब अवेलेबल है तो अब न्यूक्लियोटाइड देखें ऐड होती रहेंगी और ये रेप्लिकेशन यहां तक हो जाएगी। लेकिन गौर करना अब ये 5 एंड से तो अटैच नहीं कर सकता था, तो इसलिए यहां गैप रह जाएगा, तो ये गैप रह गया। और पहले भी एक पीस बना, यहां भी अब एक पीस बन चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि लैगिंग स्टैंड में क्योंकि रेप्लिकेशन होती है अवे फॉर्क और वो 5 एंड से न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज ऐड नहीं करता, इसलिए यहां गैप रह जाता है। गैप का मतलब यह होता है कि एस्टर लिंकेज डेवलप नहीं हो सकती, तो इसलिए यहां फ्रेगमेंट बनते जाते हैं। जब भी लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे डीएनए अनजिप होगा तो लैगिंग स्ट्रैंड में हमेशा गैप बनते रहेंगे। यहां गैप क्यों बनते जाते हैं? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड 5 एंड से अटैच नहीं करता, जब भी 5 एंड के करीब आएगा तो गैप छोड़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये पहले जो फ्रेगमेंट बना था, ये एक फ्रेगमेंट है, दूसरा फिर बना, इसके बाद और अनकाइल होगा तो और बनेंगे।
इन फ्रेगमेंट को साइंटिस्ट के नाम पे देखते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट। तो ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं, और ओकाज़की फ्रेगमेंट के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी जो तादाद है वो फिक्स रहती है। कितनी होती है? 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इन यूकैरियोट, और 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं इन प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब ये इस तरह न्यूक्लियोटाइड फिक्स क्यों रहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट में? क्योंकि आप जरा देखें, गौर करना कि जब यहां देखें अटैच था प्राइमेज, तो इसी तरह जब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे जाएगा तो फिर प्राइमेज ने जंप लगा जाना है टुवर्ड फोर्क, यानी इस जगह आ जाना है। ये देखें ऐसे इस जगह आ जाना है। तो प्राइमेज फिक्स न्यूक्लियोटाइड जंप लगा जाता है टुवर्ड फोर्क। इसी तरीके से हम यूं भी बात कर सकते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये प्राइमेज जहां पहले अटैच था यानी प्राइमर बना हुआ है, उस प्राइमर से 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड जंप लगा के जाके न्यूक्लियोटाइड आगे बनाता है जी। कहां? यानी उस प्राइमर के साथ। तो इससे 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का ये जंप लगा गया, तो इसलिए इस पीस के अंदर फिक्स न्यूक्लियोटाइड की तादाद रहेगी। यानी प्राइमेज क्योंकि फिक्स न्यूक्लियोटाइड पीछे जंप लगा के कंस्ट्रक्ट करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी उसी तरह जंप लगा के जाता है टुवर्ड फोर्क। यानी कितने न्यूक्लियोटाइड जंप लगा जाता है? 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड, या अगर हम प्रोकैरियोट के अंदर बात करें 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड। तो फिर जाके फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करता है डीएनए की। इसी वजह से इन जो फ्रेगमेंट हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट हैं, इनके अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो तादाद है वो फिक्स रहती है। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। देखें, डीएनए लाइगेज ऐसा एंजाइम है जो आके इन फास्फोडाइएस्टर लिंकेज को यानी कैटालाइज करेगा। हाँ, डीएनए लाइगेज से पहले भी एक काम किया जाएगा कि जो प्राइमर बने हुए थे वहां एंजाइम आएगा। मैंने पहले भी बात की थी आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आके इन आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड को खत्म करेगा और उनकी रिप्लेसमेंट करेगा डीएनए वाली न्यूक्लियोटाइड। तो प्राइमर के अंदर डीएनए पॉलीमरेज ने जो आरएनए वाली न्यूक्लियोटाइड थी उनको रिप्लेस करके डीएनए वाली न्यूक्लियोटाइड डाल दें। इसका मतलब है अब वो डीएनए प्राइमर बन चुका। तो जब ये डीएनए प्राइमर कंप्लीट हो गया तो अब डीएनए का हिस्सा बन चुका। तो उसके बाद ये जो एंजाइम है जिसका मैंने नाम दिया डीएनए लाइगेज, ये आके इन फ्रेगमेंट को, ओकाज़की फ्रेगमेंट को जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने बनाए थे उनको आपस में ये बाइंड करता है, अटैच करता है। उनके दरमियान आपस में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज डेवलप करता है। तो फास्फोएस्टर लिंकेज की वजह से फिर ये स्टैंड आपस में अटैच हो जाएंगे इस तरह। तो इस तरह ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल बन गया, ये डीएनए का दूसरा मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन एक स्टैंड पेरेंटर रहा, दूसरा स्टैंड न्यू बना। तो ऐसी रेप्लिकेशन को हम नाम देंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो ये आज जो हमारा क्वेश्चन था कि हाउ डीएनए रेप्लिकेट्स। अल्लाह हाफिज।